मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में संपन्न हुए गणित विषय प्रश्न पत्र संकेतांक 822 एचजेड के सेक्शन बी के प्रश्न संख्या 3 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। 3 से पहले के प्रश्नों को एवं सेक्शन ए के प्रश्नों को हल देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से इसके पूर्व के प्रश्नों को आप देख सकते हैं। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। और यदि बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले आगे के सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सकें। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये हमारी प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में दिया है माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपए और एक मेज का मूल्य बराबर y रुपए है। प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य, तो पहली शर्त के अनुसार मिल जाएगा। पहली शर्तानुसार 4 कुर्सियों का मूल्य 4x और 7 मेजों का 7y, इन दोनों का योग कह रहा 360 रुपए है। ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। और प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार 6 कुर्सियों और 10 मेजों का मूल्य 6x प्लस 10y ये बराबर 520 रुपए के हैं। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब हम दोनों समीकरणों में से कोई एक गुणांक समान करेंगे, चाहे x का समान कर लें अथवा y का। तो x का गुणांक समान करने के लिए देख रहे हैं पहले समीकरण में x का गुणांक 4 है, दूसरे में 6 है। 6 4 का लासा अगर देखें तो 12 मिलेगा। तो 12 बनाने के लिए समीकरण एक में गुणा कर देंगे 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3 चौक 12x प्लस 3 सत्ते 21y बराबर 0 तिछक 18 3 त्रिक 9 1 10। ये मान लीजिए हमारा चौथा समीकरण बन जाता है। आप समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 छंग 12x प्लस 2 दहम 20y बराबर 0 2 दुनाई 4 2 पंचे 10। ये हमारा तीसरा समीकरण और ये चौथा समीकरण बन जाता है। अब यदि हम तीसरे समीकरण से चौथे समीकरण को घटा दें, क्योंकि दोनों में चिन्ह समान है इसलिए घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो x हमारा प्लस माइनस कट जाएगा। 21y से 20y घटाएंगे तो y मिल जाएगा। y बराबर 1080 से 1040 घटाएंगे तो 40 मिल जाएगा। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर 4x प्लस 7y, y के स्थान पर 40 रख देंगे बराबर 360। तो इस प्रकार से 4x प्लस 7 चौक 28 280 बराबर 360। तो 4x बराबर मिलेगा 360 माइनस 280। 360 से 280 घटाएंगे, 16 से 8 घटाएं 8। इस प्रकार से x बराबर 80 बटे 4 4 दुनाई 8 20 मिल जाएगा। अतः एक कुर्सी का मूल्य हमने x रुपए माना था तो x बराबर 20 यानी एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपए और एक मेज का मूल्य y बराबर मिला है 40 रुपए। एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपए और एक मेज का मूल्य 40 रुपए है। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 3 का अथवा है एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया। उसने पहले महीने 20 रुपए दिए, फिर वो प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता गया तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। तो प्रश्न संख्या 3 का अथवा क्या एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया तो उसने पहले महीने 20 रुपए दिए, पहले महीने में 20 रुपए, फिर कह रहा प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता गया। इसका मतलब दूसरे महीने में 20 प्लस 15 और तीसरे महीने में 20 प्लस 2 गुणे 15। तो इस क्रम से वो आगे जमा करता है।
और कह रहा कितने माह में ऋण चुकता कर देगा, तो मान लेंगे कि वो n माह में ऋण चुकता कर देगा, अर्थात ये हमारा n पदों तक। अब इसमें अगर आप देखें तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी बन जाएगी, जिसमें प्रथम पद a बराबर देखें, a का मान 20 मिलेगा, सार्वधातुक d निकालेंगे तो 20 प्लस 15 से 20 घटाएंगे तो ये हमारा 20 प्लस 15 से 20 घटाने पर 15 आ जाएगा। और पदों की संख्या देख रहे हैं n है, जिसको हमको ज्ञात करना है, और कुल धन 3250 लिया था, तो ये सभी का योगफल है, अर्थात यस n बराबर 3250 रुपए। अब हम इन पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र है यस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले में मान रख देंगे, यस एन दिया है 3250 बराबर एन बाई टू इंटू ए का मान देख रहे हैं 20 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 15 दिया है। अब इन दोनों से हम देख रहे हैं दो पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, 0 2 पंचे 10, 32 गुनाई 64, 1 65 इक्वल टू n का अंदर गुणा कर दें तो 20 गुनाई 40 n प्लस 15 n, और n से गुणा होगा 15 n स्क्वायर माइनस 15 n। सरल कर लेंगे और सारे पदों को पक्षांतर करके यदि हम एक साइड में कर लें तो देख रहे हैं 15 n स्क्वायर, 40 n से 15 n घटाएंगे 25 n माइनस 6500 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन जाता है। यदि इसको सरल कर लें तो देख रहे हैं 5 प्रत्येक पद से कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन कर लें, 5 तेई 15 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 13 पचे 65 1300 इक्वल टू 0। 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 0/5 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो हमारा समीकरण आ गया 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 इक्वल टू 0। आप देखिए एक द्विघात समीकरण बनता है, और इस द्विघात समीकरण में अगर आप देखें तो 1300 गुणे 3 अर्थात 3900 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर 5 प्राप्त हों। तो ये गुणनखंड 65 और 60 होंगे, 65 और 60 का गुणनफल 3900 मिलेगा और घटाने पर 5 आ जाएगा। तो यही समीकरण हमारा बन जाता है 3n स्क्वायर प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 इक्वल टू 0। अब हम दो पदों का समूह बना करके कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं n कॉमन मिल रहा है, n कॉमन कर लिए तो बना 3n प्लस 65 माइनस दूसरे समूह से अगर देखें तो 20 कॉमन मिल जाएगा, 20 तेई 60 3n प्लस 65 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं 3n प्लस 65 दोनों में फिर से कॉमन मिल रहा है, दोनों से फिर से इसको हम कॉमन कर लेते हैं, तो शेष गुणनखंड बचा n माइनस 20। दोनों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर कर लेंगे, इससे हमारा n का मान मिल जाएगा। यदि 3n प्लस 65 बराबर 0 तो 3n बराबर माइनस 65 या n बराबर माइनस 65/3। इस प्रकार से देख रहे हैं n का मान निगेटिव नहीं होगा तो ये हमारा अग्राह्य हो जाएगा, अग्राह्य है। और यदि दूसरा गुणनखंड n माइनस 20 बराबर 0 करते हैं तो n बराबर 20 प्राप्त होगा। तो यही इस हमारे दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा, अर्थात वह व्यक्ति 20 माह में सारी किस्तों को अदा कर देगा, अर्थात 20 माह में ऋण चुकता कर देगा। तो इस प्रकार से यह इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया है, कह रहा एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश पाया गया है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 4, एक बहुमंजिल भवन, मान लीजिए यह एक बहुमंजिल भवन है। अब कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण, ये हमारा एक 8 मीटर ऊंचा भवन है AB, ये बहुमंजिला भवन है, जबकि CD 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। अब प्रश्न कह रहा बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे
भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश पाया गया। तो बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और इसके तल के अवनमन कोण क्रमशः कह रहा है 30 अंश, पहला 30 अंश और तल का 45 अंश पाया गया। तो हमको बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, मान लीजिए बहुमंजिला भवन की ऊंचाई h है और दोनों भवनों के बीच की दूरी x है। हमको h और x के मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इनके एकांतर कोण अगर देखें तो एकांतर कोण 30 अंश का एकांतर 30 अंश ये मिल जाएगा। दूसरा इस 45 अंश का एकांतर कोण 45 अंश और यहाँ पर नाम हम ई डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC को अगर देखें, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम समकोण त्रिभुज ABC में देखें तो समकोण त्रिभुज ABC में हमारा कोण 45 अंश दिया है। tan 45 अंश, tan जानते हैं लंब बटे आधार होता है। tan 45 अंश का मान 1, लंब देख रहे हैं h है अपान आधार x है। तो इस प्रकार से x बराबर h एक समीकरण बन जाता है। अब यदि हम दूसरा त्रिभुज AED लें, त्रिभुज AED में अगर त्रिभुज AED में देखें, AED में इसका मान मिलेगा tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर tan 30 अंश बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं ये संपूर्ण ऊंचाई h है और दूसरे भवन की ऊंचाई 8 मीटर है, तो ये हमारी 8 मीटर के बराबर मिल जाएगी। तो इसका मतलब ऊपरी भाग हमारा h माइनस 8 के बराबर मिलेगा। तो tan 30 में लंब h माइनस 8 बटे x, tan 30 अंश का मान 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर h माइनस 8 बटे x, तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर मिल जाएगा अंडर रूट 3 इंटू h माइनस 8। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। समीकरण 1 और 2 से अगर देखें, समीकरण 1 और 2 में आप देख रहे हैं कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड समान है, इसलिए राइट हैंड साइड भी यदि समान कर दें तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों यक्ष के मान हैं, इनको बराबर कर लेते हैं। तो अंडर रूट 3h माइनस 8 इक्वल टू h, इस प्रकार से रूट 3h माइनस 8 रूट 3 इक्वल टू h। अब हम पक्षांतर करके h के पदों को एक तरफ कर लेंगे तो रूट 3h माइनस h इक्वल टू 8 रूट 3, h कॉमन कर लिए तो मिल जाएगा h इंटू रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 8 रूट 3। इस प्रकार से h बराबर मिल जाएगा h इक्वल टू 8 रूट 3 अपान रूट 3 माइनस 1। हर की संयुग्मी से हम गुणा और भाग कर लेते हैं तो रूट 3 प्लस 1 से अंश और हर दोनों में गुणा कर लें तो 8 रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपान हर में देख रहे हैं प्लस माइनस वर्गांतर बन जाएगा। इसका मान मिल जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2 से कैंसिल कर दें तो 4 इंटू रूट 3 का अंदर गुणा कर दें तो 3 प्लस रूट 3। तो यह हमारे दिए हुए बहुमंजिला भवन की ऊंचाई का मान होगा। और समीकरण 1 से आप देख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर h है, तो समीकरण 1 से x इक्वल टू h का मान रख दें तो 4 इंटू 3 प्लस रूट 3। इस प्रकार से बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों के मान समान प्राप्त होते हैं जो कि 4 इंटू 3 प्लस रूट 3 मीटर होंगे। तो यह हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड दी है प्रश्न 4 का, अथवा प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और सिद्ध करके हमको 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा लाना है। तो दोनों को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोशेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा। अब कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो काश स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब हम सरल करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को यदि हम पास पास लिख लें प्लस कोशेक स्क्वायर थीटा जानते हैं, क्योंकि हमको सिद्ध करके टेन और काट के पद में लाना है, तो कोशेक स्क्वायर थीटा को चेंज करके हम लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा कोशेक थीटा का गुणनफल 1 के बराबर होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा लिख चुके हैं। सेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर बनता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल 1 के बराबर होता है। अब इसको हम सरल कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसके स्थान पर 1 रख लिए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 2 मिल जाएगा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 2। आप देखें तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 अर्थात 1 1 2 2 4 1 5 2 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही हमको सिद्ध करके लाना था, यही प्रश्न की राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां AB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर तथा खिलौने की ऊंचाई CD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं इस दिए गए चित्र में इसका व्यास AB का मान 3.5 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न संख्या 5 व्यास दिया है तो इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या R बराबर मिल जाएगी 3.5 बटे 2, यदि सरल कर लें दशमलव हटाएंगे बटे 0 मिल गया, 5 सते 35 5 चौको 20, तो 7 बटे 4 सेंटीमीटर ये त्रिज्या R का मान मिल जाएगा। अब इसके बाद खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई CD दी हुई है, CD बराबर देख रहे हैं CD का मान 5 सेंटीमीटर है। यदि हम शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकालें तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई यानी शंकु की ऊंचाई h बराबर मिल जाएगी। इस CD से यदि हम त्रिज्या को घटा दें तो CD का मान देख रहे हैं 5 है, 5 माइनस 7 बटे 4, सरल कर लेंगे 4 लाशा लिए 4 पंचे 20, 20 माइनस 7 अर्थात 13 बटे 4, ये शंकु की ऊंचाई का मान मिल जाएगा। अब हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले इस शंकु की हम तिरछी ऊंचाई निकालेंगे। तिरछी ऊंचाई L बराबर होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसी में h और r के मान रख देंगे तो h बराबर देख रहे हैं h का मान मिला है 13 बटे 4, 13 बटे 4 का स्क्वायर प्लस r का मान 7 बटे 4, 7 बटे 4 का स्क्वायर, सरल करते हैं 13 का स्क्वायर 169 बटे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बटे 4 का स्क्वायर 16, सरल कर लेंगे तो दोनों का हर समान है 169 प्लस 49 जोड़ेंगे तो 9 9 18 और 16 4 20 1 21, वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल में देख रहे हैं अंडर रूट 218 बटे 16 का वर्गमूल 4 मिल जाएगा। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ बराबर मिलेगा। देख रहे खिलौना हमारा शंकु और अर्धगोले से मिलकर बना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दोनों का यदि हम मान रख दें, शंकु का वक्र पृष्ठ जानते हैं पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, मान रख देते हैं पाई इंटू आर, आर का मान देख रहे हैं 7 बटे 4 दिया है इंटू एल अंडर रूट 218 बटे 4 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, आर का मान 7 बटे 4 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं। अब दोनों पदों से अगर हम देखें तो दोनों में पाई कामन मिल रहा है, पाई कामन कर लेते हैं और 7 बटे 4 की भी एक घात कामन मिल जाएगी,
7/4 भी कॉमन कर लिए इस प्रकार से। और देख रहे हैं 1 4 इसमें भी 1 4 और कॉमन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका मान मिल जाता है पाई 7/4 तो अंडर रूट 218 प्लस, और इसमें अगर देखें तो हमारा पाई निकल गया है 7/4 और 1 तो यहाँ पर हमारा 7 बचता है और 7 दुनाई 14। तो इस प्रकार से यदि हम पाई का मान रख दें तो पाई का मान रखेंगे तो फिर यही हमारा बन जाएगा। यदि हम पाई का मान यहाँ रख लें 22/7 इंटू 7/4 1/4 14 प्लस अंडर रूट 218। तो देख रहे हैं 7 से एक 7 कैंसिल कर देंगे, 2 दुनाई 4 और 11 दुनाई 22। इस प्रकार से इसका जो मान मिल जाता है ये हमारा मान मिला बराबर 11/2। देख रहे हैं 11 और बटे में 2 और ये हमारा 4 तो 4 दुनाई 8 11/8 इंटू 14 प्लस अंडर रूट 218 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर कहें तो ये खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होगा। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 का अथवा दिया है कि पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक को एक पाइप के द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है। तो एक अर्धगोलीय टैंक है। प्रश्न संख्या 5 का अथवा एक अर्धगोलीय टैंक दिया है, एक अर्धगोलीय टैंक है जिसका व्यास 3 मीटर है। तो इसकी त्रिज्या r बराबर मिल जाएगी 3/2 मीटर। सबसे पहले इस टैंक का हम आयतन निकालेंगे। टैंक का आयतन, क्योंकि टैंक अर्धगोलाकार है और अर्धगोले का आयतन हम जानते हैं 2/3 पाई r क्यूब मान रख दें तो 2/3 इंटू पाई 22/7 r का मान 3/2 क्यूब है, 3 बार गुणा करके लिख देंगे। अब इसके बाद इसको यदि हम सरल करें तो 1 2 कैंसिल कर देते हैं, 3 कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद 2 से 22 को काट के सरल करें तो इस प्रकार से इसका मान मिल जाता है 11 और 3 त्रिक 9 11 9 99 बटे 7 दुनाई 14 मीटर क्यूब। ये टैंक का आयतन मिल जाता है। अब इस टैंक के आयतन में क्योंकि यहाँ पर दिया है 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से यदि घन मीटर को हम लीटर में बदल दें तो 99/14 एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो हमारा लीटर में चेंज हो जाएगा। अब इसको सरल कर लें तो 99/14 99 इंटू 1000/14 लीटर, ये पूरे टैंक का आयतन मिल जाता है। प्रश्नानुसार पाइप द्वारा टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा, इसलिए आधे टैंक का आयतन मिलेगा। आधे टैंक का आयतन बराबर 99 गुणे 1000/14 गुणे 2 यानी 14 दूनी 28। तो ये आधे टैंक का आयतन मिल जाएगा। अब प्रश्नानुसार टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो टैंक को खाली करने में लगा समय बराबर मिल जाएगा तो भरे हुए टैंक का आयतन यानी 99 गुणे 1000/28 और दर दी है 3 सही 4/7 लीटर। ये 3 सही 4/7 को हम सरल करें तो 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड। तो 7 त्रिक 21 21 4 25 बराबर मिल जाएगा 25/7 लीटर प्रति सेकंड। तो इंटू 25/7 हमारा अंश में मिल जाएगा। सरल कर लेते हैं 7 चौक 28 25 चौको 100। इस प्रकार से 99 गुणे 40/4 सेकंड को यदि हम मिनट में बदलें तो मिनट में बदलने पर 4 दाम 40 तो 990 सेकंड का मिला है। चाहे तो इसको मिनट में भी बदल सकते हैं। मिनट में बदलेंगे तो 990/60 सरल कर लिए। इस प्रकार से 3 दुनाई 6 और 3 त्रिक 9। इस प्रकार से 33/2 मिनट का समय लगेगा। 33/2 यानी 16.5 मिनट का समय टैंक को खाली करने में लगेगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी संकेतांकों का हल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।